अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जेएटी की तफ्तीश जो है ये बड़े अहम मरहले में दाखिल हो गई है और ये 184 के तहत जो कार्रवाई हो रही है आइन के आर्टिकल, ये बड़ी गैर मामूली कार्रवाई से कहा जा रहा है और बहुत सारे कानूनी सवालात हैं, कानूनी पेचीदगियां हैं इस केस के अंदर और इन्हीं पर बात करने के लिए आज हमने एक बड़ी खसूसी नशिस्त की है। हमारे खास मेहमान हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आगाज करूंगा, सबसे पहला एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो भी इस वक्त पूछा जा रहा है कि जब 10 जुलाई को ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? क्या ये 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा या पहले वाले 5 रुकनी बेंच के पास जो है वो केस जाएगा, कोई नया बेंच तश्कील होगा? क्या आपकी नजर में क्या होगा 10 जुलाई के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर साहब, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, एक तो है ना 5 मेंबर बेंच ने अपने अपने नोट्स लिखे, जिसमें से 2 जज साहबान ने इनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिक्लेयर किया कि ना सादिक है ना अमीन है। 3 मेंबर बेंच ने कहा कि प्रोब करना चाहिए। लेकिन कोर्ट जब बैठी, 5 मेंबर्स बैठे, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर को अगर आप पढ़ें, पर्टिकुलरली उसमें 3 पैराग्राफ्स हैं, उनमें 3 और 4 को अगर आप पढ़ें तो 3 जो है वो इनको पावर्स कन्फर करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को अवेलेबल होती है। उसमें आर्टिकल 190 की, आर्टिकल 187 सब आर्टिकल 2 की, आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 की। और उसमें कहा है उन्होंने कि यही बेंच, दी बेंच, उन्होंने कहा कि दूसरे बेंच की बात नहीं की हुई है। अच्छा, इसमें जो पैरा नंबर 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि 2 मेंबर बेंच, जस्टिस आसिफ खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब ने इनको ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इस पैरा नंबर 4 में उन्होंने कहा हुआ है कि ये बेंच कंसिडर करेगा इनकी डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा, यही बेंच डिस्क्वालिफिकेशन, इसी बेंच के पास फिर केस वापस इसी बेंच के पास केस जाएगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन का बेंच है। इम्प्लीमेंटेशन जेटी से रिपोर्ट आ रही है, जो भी रिपोर्ट आनी है वहां से उसी ने इसको जो है ना एग्जामिन करना है। तो ये जो कहा जा रहा था कि ये पार्ट हर्ड है, तो फिर इसका मतलब है ये दुरुस्त है कि ये पार्ट हर्ड है केस? नहीं, पार्ट हर्ड तो नहीं है, जजमेंट तो डिलीवर हो चुकी है। 2 मेंबर ने, मैं रिपीटेडली कह रहा हूं कि इनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। 3 मेंबर ने कोई इनको क्लीन चिट नहीं दी हुई है। 3 मेंबर ने ये कहा कि आप फर्दर प्रोब कर लें। और पर्टिकुलरली ये जो आपका एक लेटर है, 2 लेटर बल्कि हो गए, अब तो 3 भी हो गए, कल उसका फिर एक और लेटर है कतरी शहजादे का, उसके मुतालिक उन्होंने कहा कि ये आप देखें कि क्या ये कोई रियलिटी है या मिथ है, कि या कोई ये हकीकत है या कोई दास्तान है। तो इन चीजों को प्रोब करने के लिए उस बेंच ने, जो 5 मेंबर बेंच ने जब इनको डिस्पोज ऑफ किया पिटीशन को, 13 तकरीबन 13 क्वेश्चन फ्रेम किए, जिसमें से और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो भी कुछ करना है मेरी राय में इसी बेंच ने करना है, इसके अलावा और कोई बेंच नहीं। अब आपने ये तो क्लियर कर दिया कि ये आपकी राय में ये इसी बेंच के पास जो है, जो 5 मेंबर बेंच पहले था उसके पास ही जाना चाहिए। मगर इसमें एक बड़ा आम नुक्ता उठाया जा रहा है रिपोर्ट के हवाले से कि जो रिपोर्ट जो है वो जाएगी, क्या फरीकैन को उस रिपोर्ट पर किसी किस्म के एतराजात जमा कराने की जो है वो कोई गुंजाइश या मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, इन ऑल फेयरनेस में आपको बताऊं, हमारे यहाँ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10A है वो ये कहता है कि हर आदमी के साथ एक फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि जब इस किस्म की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने कमीशन या अपने जेड के जरिए मंगवाते हैं, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगी कि कोई ऐसा इसमें पोर्शन तो नहीं आ गया जिसकी वजह से हो सकता है कोई नेशनल इंटरेस्ट कोई नुकसान ना होगा। उसको वो जो है ना डिक्लेयर करके प्रिविलेज, बाकी रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे। पब्लिक करके फिर इनसे कहेंगे कि ये ले लें कॉपियां, अब आप इसके ऊपर अपने कोई ऑब्जेक्शन अगर लाना चाहते हो तो लाओ। वो जब ऑब्जेक्शन लाएंगे, दूसरी पार्टी को मौका
अप्लाई फाइल करेंगे, उसके ऊपर फिर जजेस तो सुनकर नून फिर के पास फैसला ये करेंगे। मोहलत होगी, ये गुंजाइश होगी कि वो इस रिपोर्ट पर अपने एतराजात जो है वो जमा करा सकते हैं अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट जो है वो डैमेजिंग आती है। या वो मुस्लिम लीग नून नहीं, हर जो भी पार्टी जो कि कोर्ट के सामने है, जिसको जो है ना ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, और अगर कोई रिपोर्ट उनके खिलाफ है तो पर्टिकुलरली उसको मौका होगा कि अपनी मारूजात पेश करे इस बेंच के सामने, और इस बेंच को फिर इख्तियार होगा कि वो उसको सुनकर उसके मुताबिक फैसला करे। अच्छा, और वो जो एतराजात होंगे वो भी इसी बेंच के सामने जाएंगे? किसी नए बेंच के सामने नहीं जाएंगे? नॉट एट ऑल, क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन का बेंच है। और मैंने 2 पैरों को आपका हवाले दिया, आप देख लीजिएगा। जो 20 अप्रैल का ऑर्डर है उसमें पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको अगर आप देखकर सामने रखो तो उससे जो है ना बड़ा क्लियर वाज़ेह हो जाता है कि इसी बेंच ने अब सब कुछ करना है जो कि अब रिपोर्ट आएगी उसके बाद। मगर इफ्तिखार साहब, जो जजमेंट जो ऑर्डर आया था उसमें रेफरेंस का भी जिक्र था। क्या आपको मौजूदा सूरत हाल में लगता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच या वो जो दूसरा बेंच है, ओरिजिनल बेंच है, वो वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी कह सकता है? वो मैं बता देता हूं आपको। उसमें पैरा नंबर 4 आप देखिएगा। सबसे पहले तो उनको ये क्वेश्चन डिसाइड करना है कि क्या डिस्क्वालीफाई हुए हैं कि नहीं हुए। उसके साथ ही साथ, उसके अलावा अगर मैं इस्तेमाल करूं ताकि पब्लिक को भी समझ आए, उसके साथ भी साथ उनको ये भी इख्तियार दिया गया है कि वो अगर चाहें तो प्राइम मिनिस्टर को अपने पास बुला भी लें। किस लिए बुलाने के लिए? कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर करना है। लेकिन उस रेफरेंस दायर करने से पेशतर डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन इस बेंच को खुद विदाउट सेंडिंग रेफरेंस डिसाइड करना है। अगर राइट टू फेयर ट्रायल का क्या बनेगा? अगर डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का फैसला यही सुप्रीम कोर्ट जो है वो तय कर देगी, तो वो ये कह रहे हैं जो आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल, वो फिर कहां जाएगा? सर, आपको जब रिपोर्ट आएगी, देखें ये कब से केस चल रहा है, उसके लिए रेफरेंस जरूरी नहीं है, नहीं, ट्रायल जरूरी नहीं है किसी कोर्ट के अंदर। वो ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ कन्विक्शन। अच्छा, वो जो आप कह रहे हो ना राइट टू फेयर ट्रायल, अब कब से इनको मौका मिला हुआ है? पिटीशन का नोटिस गया, जवाब इसका आया, बहसें हुई, डॉक्यूमेंट्स आए, 2 मेंबर बेंच ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, 3 मेंबर ने कहा फर्दर प्रोब कर दो, क्लीन चिट फिर भी नहीं दी। अब इसको फेयर, इससे बढ़कर फेयर ट्रायल आप क्या कहेंगे कि जब ये रिपोर्ट आ जाएगी, जजेस इसको एग्जामिन करेंगे, 3 मेंबर बेंच देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमने इसको जो है ना दोबारा इनको एक मौका और दें, वो मौका दिया जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर होगी, उसके ऊपर बहस होगी, उसके ऊपर फिर जो भी वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक इसका फिर फाइनल। मैं जो आपकी बात समझ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि अभी इन्हें जो मौका मिला है, ये सारी कार्रवाई ये आर्टिकल 10A ही है, ये राइट टू फेयर ट्रायल ही हो रहा है। एग्जैक्टली, आपको हर तरह का मौका मिला हुआ है। हाँ, यस, अगर इन्होंने कहा कि ठीक है डिस्क्वालीफाई तो हो गए, अब इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रेफरेंस मे बी नैब के सामने भेजें, मे बी FIA वालों को कहें कि ये इनके जो है ना इंक्रिमिनेटिंग एक्ट्स हैं, इसकी वजह से इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन भी होना चाहिए, उसके लिए फिर रेफरेंस। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाए, मैं कतरी शहजादे से जो तफ्तीश है या उसका जो इंटरव्यू है उस पर जरा बाद में ब्रेक के बाद बात करेंगे। मेरा एक सवाल बड़ा अहम है जो GIT के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, आपने ये चीज़ें अदालती कार्रवाई और ये जिस तरह से पूरा अमल होता है बड़ा करीब से देखा है, और इदारों के जो ताल्लुकात होते हैं। अब हो ये रहा है कि वज़ीर आज़म इस कार्रवाई को मजाक करार देते हैं। साद रफीक साहब जो है वो ये कहते हैं ये साजिश हो रही है, आसिफ करमानी, तलाल चौधरी, बाकी लोग जो है वो इस हवाले से बात करें। जिस तरह से GIT की कार्रवाई को तजलील का निशाना बनाया जा रहा है या इसे साजिश करार दिया जा रहा है, क्या इससे सुप्रीम कोर्ट या आइन की तजलील या उसकी तौहीन नहीं हो रही? अजहर साहब, ये एक्चुअली GIT को निशाना नहीं बना रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को अंडरमाइन करना चाहते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की अंडरमाइन करें और इस तरीके से आप डिस्कशन करें तो फिर आप आर्टिकल 19 और आर्टिकल 68 को जरा मिलाकर पढ़िएगा, वो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है। उसमें ये होता है कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का एक्शन भी हो सकता है और आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं अंडर आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 1 और G या उसके नीचे आप डिस्क्वालीफाई टू कंटिन्यू एज द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, वो भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने पहले भी एक दफा कहा था, कोई प्रोग्राम मेरे पास करने आए, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त उस तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आपने देखा हो ना निहाल हाशमी ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया, ठीक है। ये काम तो इस केस की डिसीजन के बाद भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। ये बंदे सारे अवेलेबल है यहाँ पर, मटेरियल सारा। अब देखें क्या है,
प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं बाकायदा अपनी स्पीच में, न्यूज़पेपर्स में छपा है कि ये फेक है। ये कौन सी फेक है जो कि सुप्रीम कोर्ट को आप कह रहे हो ना? जेआईटी देखें, जेआईटी अपने इंडिपेंडेंट तो कोई नहीं कर रही। जेआईटी को 20 अप्रैल के ऑर्डर से आपने अपॉइंट कर दिया। जब आपने अपॉइंट कर दिया तो दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और वो जो उनके छोटे भाई हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, वो ये कहते हैं कि ये फिक्शन है। आज भी पेपर में आपने देखो, पता नहीं कल की स्पीच की उन्होंने, ये फिक्शन है। फिक्शन आप किसको कहते हो? और फेक आप किसको कहते हो? फेक आप ये भी कह सकते हो कि फ्रॉड, हॉक्स, किन चीज की तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर रहे हैं कि जो जेआईटी की, अगर जेआईटी को टारगेट किया जाता है या उस पर जो है वो अटैक किया जाता है, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को आप टारगेट कर रहे हैं? मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरा फर्म वो है, बिलीव है ये। अच्छा, और जेआईटी और सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज अटैक कर रहे हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर सारा काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कमीशन, इनको जेआईटी को अपॉइंट किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नीचे काम कर सकते हैं। ये जो कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन उसमें मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से होगी कि इमीडिएटली इस काम को आपको जो है ना कंक्लूड करें। उसके बाद ये लोग सारे मौजूद हैं यहाँ पर एंड दे आर आंसरेबल। पहले तो था ना कि एक दफा इन्होंने फिजिकल लॉन्च कर दिया अटैक जाकर 1997 में आपने देखा था। अब उन्होंने अपनी मतलब इस तरह की जो कि मतलब रिएक्शन दिखाया है। अब आप देख लें रोजाना वहां हमारी जो फेडरल एकेडमी है उसके सामने जो कोई आता है जिसके भी आप नाम ले रहे हो, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग दूसरे लोग, वो आकर इन अदर वर्ड सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने के लिए जेआईटी को जो है ना वो रगेते हैं। ठीक, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद हम जो कतरी खत वाला मामला है उस पर आपसे जरा डिटेल में बात करें। एक हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी ये नशिस्त साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ जारी है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जेआईटी की तफ्तीश और रिपोर्ट अब जमा होने वाली है और अभी भी बहुत सारे मामलात जो कानूनी नुकात है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई बड़ी गैर मामूली है, तो उस पर जो है वो हल तलब हैं और मुख्तलिफ आरा आ रही हैं और जो कानूनी माहिरीन है उनकी राय में भी जो है वो हम इख्तलाफात देख रहे हैं। बहरहाल इसीलिए हमने सोचा कि इस केस से जुड़े और तफ्तीश से जुड़े जो कानूनी नुकात है उन पर बात की जाए और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आज उनके साथ हमारे नशिस्त है। इफ्तिखार चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो मुमकिन मंजरनामा हो सकता है उस पर तो बात कर ली, मगर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीएमएलएन का एक बहुत बड़ा डिफेंस जिसे आप कह लें उस पर आते हैं। जेआईटी के मैंडेट में शामिल था 13 सवालात में कि पता लगाया जाए कि कतरी खत जो है वो हकीकत है या अफसाना। अभी तक जो है वो कतरी शहजादे की और जेआईटी के मेंबरान जो है वो एक दूसरे से रूबरू नहीं हुए। क्या ये इस केस के अंदर जेआईटी अगर प्रोसिक्यूशन है तो क्या इस केस के अंदर जेआईटी का फर्ज है कि वो कतरी से जाकर लाजमी मिले या फिर शरीफ फैमिली का है कि वो उनका गवाह है तो उसका बयान जो है वो रिकॉर्ड कराना उनकी जिम्मेदारी है? इसको जरा समझने के लिए मुझे 2 मिनट जरा दे दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जरूर। प्राइम मिनिस्टर का जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं और उनके फैमिली के मेंबर्स का शुरू दिन से फ्रॉम द डे 1 जबकि प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की थी असेंबली के फ्लोर पर और उससे पेशतर जब कौम को खिताब किया और मुख्तलिफ जगहों पर जब क्वेश्चन आंसर पूछे, और पर्टिकुलरली मैं हवाला दूंगा जो कि उन्होंने नेशनल असेंबली के सामने मीनिंग 22 करोड़ अवाम को एड्रेस करके कहा था, वहां पर इनके किसी भी केस में कतरी के खत का या कतर में इन शहजादों के साथ बिजनेस का कोई हवाला नहीं था, कोई जिक्र नहीं आया, सवाल ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि जब इनका केस यहां पर चला, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यू टर्न लिया अपने एजाज अब्दुल साहब वाली जजमेंट। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने यहां आकर अबेंडन कर दी और प्ली डिफरेंट ले ली, और उनके बाद जो दूसरे रिस्पोंडेंट थे जिनमें इनके बेटी और 2 बेटे शामिल हैं, उन्होंने भी अपने रिटन स्टेटमेंट दिए। उसमें भी किसी जगह पर भी कतरी खत का कोई ताल्लुक नहीं था। ऑल ऑफ सडन एक लेटर लैंड करता है जो कि मेरे ख्याल 5 नवंबर 2016 का है, वो आकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि सर हमारी तो डिफेंस ये है। और यहां तक आपको याद होगा कि एक वक्त एक ऑब्जर्वेशन आई थी किसी मोहतरम जज साहब की तरफ से, तो उसके जवाब में
इनके वकील ने ये कहा था कि अगर मेरे पास होता तो मैं सब कुछ पहले ना पेश कर देता बार कैफ। ये जब लेटर आ गया तो फिर लेटर को, उसके कंटेंट्स को, उसको साबित करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? वो जो इस पर रिलाय कर रहे हैं, ओनस उन पर था। अच्छा, ठीक है जी, उन्हें शिफ्ट हो गया ना। आपने लाकर लेटर दे दिया, अदर साहब आपने कहा कि ये लें जी, ये मेरी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जरा जरा मैंने कहा 2 मिनट मुझे दे दे। अच्छा, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की, जजमेंट रिजर्व हो गई। जजमेंट रिजर्व होने के बाद 2 मेंबर बेंच ने इस खत को देखा, इसको देखने के बाद इसको रिजेक्ट किया और कहा कि ये प्ली अवेलेबल नहीं है और ये जो है पिटीशन अलाउ करते हैं और ये सादिक नहीं है, अमीन नहीं है। ठीक, फिर जो 3 मेंबर बेंच थे उसमें एक जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, आप उनके जरा नोट को पढ़िएगा। उसमें 2 पैरे में आपको कोट कर देता हूं। एक पैरा 39, दूसरा है 44। उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट को और उसके बाद इन्होंने कोई एक स्टेटमेंट भी दाखिल की थी, उसको भी एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद उन्होंने इसके मुताल्लिक कहा कि ये जितनी भी स्टोरी ये अपने पुटअप की जा रही है, ये सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, और यहां तक उन्होंने कहा कि ये एक वेग लेटर है और ये जितना हिसाब किताब दे रहे हैं इसका कोई भी नहीं। दे शुड थैंक्स टू देयर स्टार, और इनको अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस ऑब्जर्वेशन के बावजूद 3 मेंबर्स की ऑब्जर्वेशन है इस लेटर के मुतालिक, 2 वो जिन्होंने डिस्क्वालीफाई किया और एजाजुल हसन साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अदर जरूर पढ़िएगा, बल्कि अपने नॉलेज के लिए भी। वो क्या कहते हैं? उसके बाद क्या हुआ, फिर बर्डन सारा आप पर शिफ्ट हो गया। अब आप साबित करें कि ये कतरी का लेटर है क्या। मैं जो आपकी बात समझा वो ये कि गवाह का बयान रिकॉर्ड कराना शरीफ फैमिली की जिम्मेदारी, इसलिए कि आपने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। अच्छा, कि ये तो हमारी क्लियर है, और प्ली जिसके मैंने आपको मुख्तलिफ स्टेजेस दिखाए हैं। मगर इफ्तिखार चौधरी साहब, अगर तस्दीक नहीं होती, लेट्स सपोज ये कि अगर कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड जाता है, जेटी का तो काम है ना हकायक इकट्ठे करना, अगर कोई सवाल अनआंसर्ड रह जाता है तो क्या कानूनी तौर पर इसका फायदा शरीफ फैमिली को नहीं हो सकता? एब्सोल्युटली नॉट। ये तो वो है जिसकी प्ली उन्होंने खुद रेज की है, और ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके मुतालिक 2 जजेस की डेफिनेट और 1 जज की टेंटेटिव ओपिनियन ऑलरेडी है, और उसके बावजूद जेआईटी ने कोशिश की भरपूर कि किसी ना किसी तरीके से हम उसको, ये तो नहीं होगा ना अजहर साहब। अच्छा, कि आप अपने पैलेस में बुलाएं कि जब आप उधर आ जाए, तो फिर तो ये मेरा ख्याल पुलिस ये बड़े लोगों के घरों में ही जाएगी। अच्छा, वहां जाकर तफ्तीश करेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। जेआईटी ने अब या तो जुडिशियल एकेडमी आने के ऑप्शन दी या वीडियो लिंक के जरिए दोहा एम्बेसी से जो है बयान रिकॉर्ड कराने के लिए कहा, यही 2 ऑप्शन हो सकते थे। क्यों आपको याद होगा मैं वो जब मंसूर एजाज का वीडियो लिंक से हमने वहां लंदन में, मतलब हमारे कमीशन ने जिसको काजी फैजी साहब हेड कर रहे थे, उसका स्टेटमेंट वीडियो लिंक पे नहीं किया था। इसके अलावा और वो क्या कर सकते? सवालनामा नहीं भेजा जा सकता था? अरसलान इफ्तिखार वाले केस में सवालनामा भेजा गया था। नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं। अरसलान इफ्तिखार 3 दफा पेश हुआ है, और पेश वो हुआ अपनी सफाई देने के लिए, विटनेस को किसी को नहीं, सारे उन्होंने खुद बुलाए हुए थे। और मुशर्रफ के घर जाकर उनका बयान लिया? नहीं, घर वाली बात भी गलत है। नहीं, घर वाली बात देखिए, मुशर्रफ की बात और इस केस में जमीन और आसमान का फर्क है। मुशर्रफ की भी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, यही FIA के डायरेक्टर साहब थे, वो जिया, क्या नाम है, वाजिद जिया साहब। देखें, यहां पर इन्होंने प्ली खुद रेज की है, इन्होंने प्ली खुद रेज की हुई है, और उस प्ली को साबित करना काम है। अब आप कहें कि जी हमने एक प्ली, मैंने आपको कहा ना कैसे ये डॉक्यूमेंट लैंड किया इसने सुप्रीम कोर्ट के ड्यूरिंग हियरिंग, और उस वक्त जब आपने किया तो आपको इसका अच्छी तरह से पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलने हैं। कॉन्सिक्वेंसेस निकले कि आपके पास तो और कोई प्ली नहीं है। अब आपने क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, एक और मामला जो इसी से जुड़ा हुआ है वो ये कि जेआईटी और जो कतरी शहजादे की जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, उसमें जेआईटी ने कतरी शहजादे को लिखा है कि आपने पाकिस्तानी अदालतों के दायरे इख्तियार को तस्लीम किया है, जिससे हमाद बिन जासिम ने इनकार किया है। क्या वाकई कतरी शहजादे पर जो, अगर वो अब मौजूदा सूरत हाल में कतरी शहजादे पर पाकिस्तानी अदालतों का दायरा इख्तियार और पाकिस्तानी कवानीन नाफिज होते हैं अगर वो आना चाहते हैं? नहीं, पाकिस्तानी कवानीन इसलिए नाफिज होंगे कि उन्होंने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करके लेटर दिया है, चाहे अपने वकील के जरिए दिया, चाहे किसके जरिए दिया। या तो ये वो कहते हैं कि मैं डिस्क्लेमर
इस क्लेम करता हूं, इसको आप कहीं पर भी कोर्ट में पेश नहीं करेंगे। तो अगर उन्होंने अपना लेटर दिया तो इसका मतलब है उन्होंने पाकिस्तानी अदालतों के दायरे इख्तियार को भी तस्लीम कर वो उन्होंने लेटर इसलिए दिया कि आप पाकिस्तान की अदालत में जाकर इस लेटर को पेश करें। आपने लेटर इसलिए पेश किया कि आपने उस पर अपनी प्ली रेज की, प्ली आपने रेज की कि ये हमारी मनी ट्रेल की एक्सप्लेनेशन है। आज जब वक्त आता है कि आप उसको कंटेंट्स को साबित करें और आपसे पूछा जाए, क्योंकि वो जो उन्होंने कहा ना कि हमारा हिसाब किताब, इसी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जो है पैरा नंबर 39 वो भी आप जरा देखिएगा, 44 का भी एक जो पोर्शन है वो भी आप देखिएगा, उन्होंने उसको भी कंसीडर किया और उसने कहा कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं पता चलती जिससे पता चले कि कोई रियलिटी है या क्या बात है और किस तरीके से हिसाब किताब। जब आपने एक डॉक्यूमेंट खुद लाकर दे दिया, कोर्ट हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट, वो इसको एग्जामिन कर रही है, एग्जामिन करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी आपको और दे देती है कि आप इसको साबित करें क्या ये हकीकत है या कोई अफसाना है। अगर ये नहीं कर सकेंगे तो कतरी लेटर और जितना हिसाब किताब दिया है इसकी हैसियत एक अफसाने से ज्यादा नहीं होगी। और इस तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो सवाल पूछा गया था कि हकीकत है या अफसाना, तो फिर इसका जवाब तो आ गया होगा। देखे ना, वो तो जवाब आ गया ना कि आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेश किया, वहां पर भी आपको कामयाबी नहीं हुई। 3 जजेस की ऑब्जर्वेशन मैंने आप क्लियरली आपको बता दी। उसके बाद अभी आपको कहा अच्छा जी आप और एक अपॉर्चुनिटी ले लें। मैं कहता हूं ये तो अल्लाह ताला के इन पर बड़ा करम है कि इसको मौका दिया जा रहा है, आप उस मौके को अवेल नहीं करना चाहते। वेरी क्विकली एक और मामला जो इससे जुड़ा है और वो पीएमएलएन की तरफ से कहा जा रहा है कि जेआईटी ने कतरी शहजादे को यह भी लिखा कि अगर रेफरेंस आता है और मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है तो आपको बुलाया भी जा सकता है। अब मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि ये धमकियां दी जा रही हैं जेआईटी की तरफ से, कानूनी तौर पर क्या जेआईटी ये कह सकती है ऐसा लिखना ठीक है कतरी शहजादे को? कि देखें, अगर कोई फॉरेनर या कोई भी हो उस पर कोई इस किस्म का कोई एलिगेशन आ रहा हो कि आप कंटेंट साबित करें, अगर आप साबित नहीं करेंगे एडवर्स हम जो है इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे, उस एड्रेस इन्फ्रेंस की जो इम्प्लीमेंटेशन होगी इन टर्म्स ऑफ सम केस और क्रिमिनल केस, वो तो पाकिस्तान की कोर्ट में ही होगा ना, वो वहां कतर में तो नहीं होना है इसका। इसलिए दे हैव सेड राइटली सो। लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना मुस्लिम लीग वाले, ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को। रियलाइज उस दिन इनको सिचुएशन होगी जब ये वहां पर बहस हो रही होगी और लॉयर ये बताएंगे यही सारी बातें कि सर पाकिस्तान के कानून के नीचे इन्होंने एडमिसिबिलिटी का क्लेम किया था और खुद लेटर को लेकर आए थे और आप ना लाते, सुप्रीम कोर्ट में ना पेश करते। डिस्क्लेमर होता है ना कि जी आपको ये सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं लेकिन किसी कोर्ट प्रोसीडिंग में आपने नहीं पेश करना। साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है और कुछ और भी सवाल आते हैं, मैं चाहूंगा वो ब्रेक के बाद हम आपसे पूछें। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की खुसूसियत नशिस्त साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हमारे मेहमान हैं और उनसे बात हो रही है कि जेआईटी की तफ्तीश अब जबकि मुकम्मल होने जा रही है तो इससे जुड़े कानूनी नुकात जो है वो क्या कहते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब, इस केस के दौरान एक बड़ा अहम नुकता आया और ये बड़ा सीरियस मामला था कि SCCP जो है वो उसके हवाले से कि उसने रिकॉर्ड को जो है वो रद्दोबदल किया, पुरानी तारीखों में जो है वो नोट डाले गए। जब FIA ने तहकीकात की तो फिर और चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आई। ये एक ऑनगोइंग केस है, जेआईटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। कितना सीरियस मामला है, ऑफेंस है ये अगर इस तरह की हरकत की जाती है इस तरह के केस में, और फिर इस पर क्या कार्रवाई क्या हो सकती है? ये देखें, जब केस चल रहा है और जेआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस वक़्त वो जो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो कि जेआईटी को मुहैया होना था, आप उसमें रद्दोबदल टेम्परिंग शुरू कर देते हैं, ये बजाते खुद एक क्राइम है और ये बड़ा सीरियस क्राइम है जिसमें 14 ईयर्स तक सजा भी हो सकती है। जब आप टेम्पर करते हो किसी एविडेंस को, इसको इंडिपेंडेंटली डील किया जाता है और वो 467, 468, 470, 69 PPC और बहुत से हमारे सेक्शन हैं, बल्कि इसे SCCP का भी एक आधा सेक्शन है, इसमें फिर इनका ट्रायल होगा। अब आपने देखा कि जब ये वाकया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने FIA से कहा कि आप तहकीकात करें, उन्होंने तहकीकात की, तहकीकात के रिजल्ट में बहुत सा एविडेंस इनके खिलाफ आया। जब वो एविडेंस आया है तो अल्टीमेटली अब इन लोगों के खिलाफ जो कि रिस्पॉन्सिबल है चालान पेश होगा और ये लोग वहां पर ट्रायल फेस करेंगे।
भी कह रहे हैं इनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, होगा, इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। अदरवाइज इस एविडेंस को आप कहां ले जाएंगे? जब आप सुप्रीम कोर्ट के सामने तो पेश करेंगे ना कि सर आपकी बात ठीक थी, ये हो गया, तो कहेंगे जी नाउ प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद तो नहीं जाना ना। चले सर आगे, एक और मामला जो कि इससे जुड़ा है वो इसहाक डार का एतराफी बयान और हुदैबिया केस है। इसहाक डार साहब ने जब JIT के सामने गए तो उन्होंने बाहर निकल के कहा कि वो बयान तो था वो दबाव में था, और उन्होंने कहा कि इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर आपको अपनी जान बचानी हो तो वो बयान जो है वो ऐसा दिया जा सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? और ये इसहाक डार साहब का ये जो डिफेंस है इस केस में एतराफी बयान के हवाले से, नहीं, इस्लाम में तो गुंजाइश है कि आप किसी वक्त भी अपना जो आपका इकबाली बयान हो आप उसको जो है ना वो मुनरफ उससे हो सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा इस केस के सिनारियों में। ये कहीं इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था 2000 में, उस वक्त से बाद से आज तक इन्होंने किसी को अप्रोच नहीं किया कि मेरे साथ ज्यादती हुई थी और मेरी ज्यादती की वजह से जो है ना ये हुआ है, और ना ही कोई इन्होंने कोई क्वेश्चन की पिटीशन किसी जगह पर फाइल की थी। अब अल्टीमेटली जब जाहिर है, मुझे तो नहीं पता JIT के अंदर की क्या कार्रवाई होती है, अगर JIT वालों ने इसको कन्फ्रंट किया होगा, लेकिन ये तो इनकार नहीं कर सकते थे। अब उसको जो प्रूव करने का तरीका होगा वो जो मैजिस्ट्रेट आएगा वो करेगा, वहां ये अपनी प्ली रेज करेंगे। JIT के बाहर खड़े होकर वहां जो डाइस है उसके ऊपर ये स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते, ना इनकी इस स्टेटमेंट से जो है ये इस तरीके से कहा जा सकता है कि हल्फिया बयान हो और फिर उसके बाद कहा जाए कि ये बयान जो था वो ठीक तरह से नहीं लिया गया था, या मैं ये बयान था, हर तो सर फिर सारे मुकर जाएंगे अपने बयानात से। मुकर जाता है, मैं आपको बात बताऊं, लेकिन उसका तरीकाकार इस तरह का रखा गया। और वो जो आपने कहा है ना कि वो जो इस्लाम में बात है वो कोई हदूद के रिलेटेड जब ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कोई जिना का ऑफेंस हो गया, 164 का स्टेटमेंट हो गया, वो जाकर कोर्ट में कहता है सर मैंने तो नहीं किया था ये। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं कि इसमें एक फिर तरीकाकार है मरवजा, उसके मुताबिक फिर हमारा वो जो प्रोसिक्यूशन होती है वो एविडेंस लेकर आते हैं कि सर ये जो इन्होंने मुनरफ हुए हैं ये गलत हुए हैं, हमने ये एविडेंस दिया है जो कि कॉर्पोरेट करता है इनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट के साथ, और फिर वो जो मजिस्ट्रेट होता है जिसने रिकॉर्ड की होती है वो पेश होता है, और वो पेश होकर इस बात को सर्टिफाई करता है कि मैंने सर इनको पूरा मौका दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि डार साहब ने क्योंकि वो तरीका फॉलो नहीं किया तो ये मामला अभी भी उसी तरह से उनका बयान फिर कायम रहना चाहिए, तो कायम रहना चाहिए था, लेकिन वो जाहिर है कि उनको पता है कब तो ट्रायल होना है, अब कहीं ना कहीं तो इसका ट्रायल होगा। हुदैबिया केस खुल सकता है दोबारा अभी? नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी पूछा था उनसे, जो थे चेयरमैन नैब के, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है ना कॉग्निजेंस लिया हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऑब्जर्वेशन ये दे देती है कि ये, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में टाइम बार है, क्रिमिनल लॉ में एक चीज होती नहीं, क्रिमिनल लॉ कभी टाइम बार नहीं होता। अभी देखें, अगर कोई किसी भी स्टेज पर नया इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल आ जाए, इससे पेशर आपने भले एक से ज्यादा दफा या 2 या 3 दफा क्वेश्चन करवाई होगी, लेकिन प्रोसिक्यूशन को ये प्रिविलेज है कि आपके खिलाफ फ्रेश जो है वो नया मटेरियल आना जरूरी है, उस पर नया, मुझे मैं बता रहा हूँ। अब ये क्योंकि डॉक्यूमेंट ये तो कभी एग्जामिन हुआ ही नहीं, अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आएगी, ऑब्जर्वेशन के उसमें फिर दोबारा इनका इन्वेस्टिगेशन होकर इनका ट्रायल, और उसमें वक्त की कोई कैद नहीं है सुप्रीम कोर्ट। क्रिमिनल लॉ में तो कोई, क्रिमिनल लॉ पर तो कोई भी नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ कितने सालों के बाद लोगों की डिले कंडोन करके लोगों को जो है ना कन्विक्शन से भरी किया हुआ, तो ये क्या बात कर रहे हैं। अब एक जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो एतराजात उठाए जा रहे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा एतराज, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाया गया, व्हाट्सएप कॉल वाला मामला था, उसके बाद फिर हमने देखा कि ये चीज़ें सामने हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एजेंसी को कहा कि वो JIT के रिकॉर्ड को महफूज बनाएं या उनको जो है वो असिस्ट करें। क्या सुप्रीम कोर्ट, आप क्योंकि सर चीफ जस्टिस रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई हुक्मनामा दे सकती है इस तरह तफ्तीश में JIT के हवाले से? सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 190 और 187 सब आर्टिकल 2 बेबहा पावर्स दी हुई हैं, पावर्स और किसी मकसद के लिए दी हैं, टू एडमिनिस्टर जस्टिस। जब आप एडमिनिस्टर जस्टिस कर रहे होते हो ना, तो आप जितनी भी एग्जेक्टिव, ये देखें ना, ISI हो गई, MI हो गई, फॉर दैट मैटर एनी अदर एजेंसी, SCCP हो गई जिनके खिलाफ अभी इंक्वायरी भी कराई, वो सारी एट दी कमांड, एट दी डिस्पोजल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट कमांड कर रही होती है। एक मैं और आपको बात बताऊं, 1 मिनट रुकिए आप।
ये जीआईटी का कंसेप्ट ये लीगल है। आप सेक्शन 19 पढ़े एटीसी कोड का, देखिए प्रिंसिपल आप ड्रॉ कर रहे होते हो ना, ये जरूरी तो नहीं होती कि जीआईटी के लिए कोई नया कानून बनाते हैं। मगर फिर ये कहा जा रहा है कि ये गैर मामूली है या ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्या इसके लिए कोई लीगल प्रेसिडेंट नहीं, आप ये देखिए क्यों नहीं लीगल प्रेसिडेंट। अब रिसेंट पास्ट में डॉन लीग में क्या हुआ था, यही 2 ब्रिगेडियर साहिबान वहां मेंबर थे। अब वो रॉ तहसीन वाली पिटीशन लगी हुई है ना 184 के तहत। नहीं 184 में क्यों नहीं हुआ? के तहत हो सकता है नहीं 184 के तहत ये जो स्विस केस किस खुला था, 184 के तहत मुशर्रफ का कैसे ट्रायल के लिए डायरेक्शन दी गई थी, 184 के नीचे ये जितना एनआरओ का केसेस थे वो सारे खत्म हुए, 184 के नीचे कितने आपके हज जो स्कैम हुआ था कितने लोगों का उनके दिल में ट्रायल हुआ, 184 के नीचे कितने फेक डिग्रीज को हमने किया। ये अदालत पर मुनसिर है कि वो 184 का इस्तेमाल किस तरह से करती है, सर्कमस्टांसेस क्या है, हालात सर अदालत पर मुनसर नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन पे मुनसर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये इख्तियार देता है 184(3) में कि जहां पर भी पब्लिक एट लार्ज का फंडामेंटल राइट्स की बात है, ये देखो ना फंडामेंटल राइट की बात है, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके खिलाफ करप्शन का चार्ज है, उनके खिलाफ टैक्स एविजन के चार्जेस हैं, आपके हज स्कैम के केसेस में लोगों को लूटने का चार्ज है, एनआरओ में आपने लोगों को क्विटल खामखा दी हुई है, और वो जो मुशर्रफ वाला केस था उसमें आप देखें तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर से नीचे कर दिया उन्होंने, सारी चीजें उन्होंने सस्पेंड कर दी। आपका क्या ख्याल है कि कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी मुल्क में या कॉन्स्टिट्यूशन किसी को एम्पावर नहीं करेगा कि वो इसका कॉग्निजेंस ले? इफ्तिखार चौधरी साहब, क्या कोई पार्टी इस केस के अंदर जीआईटी की रिपोर्ट को कबूल करने से इनकार कर सकती है? जाहिर है जिस पार्टी के खिलाफ होएगा वो क्यों कबूल करेगी? वो क्या बहुत सादा हो आप ना, वो तो नहीं कबूल करेंगे, वो कहेंगे हमें कबूल नहीं है। वो पूछेंगे अच्छा बताएं क्यों कबूल नहीं? उन्होंने कहा जी कि व्हाट्सएप, उन्होंने जी व्हाट्सएप को हमने पहले कह दिया, उन्होंने कहा जी आपने फला बात, हमने पहले उसका कह दिया, और आपकी क्या बात है? ये तो नहीं कहेंगे कि खुदा ना खास्ता हमारे साथ अंदर मेल ट्रीटमेंट हुआ। और मेल ट्रीटमेंट क्यों होगा? देखिए जितने भी लोग हैं दे आर ऑल एजुकेटेड लोग, और मतलब उनका बड़ी ट्रेनिंग है। ये जो उनके चीफ हैं चेयरमैन साहब हैं, क्या नाम उनका, वाजिद उनका था, वो एक मतलब क्रेडिबल ऑफिसर है। साथ जो दूसरे वो जो ब्रिगेडियर थे वो डॉन लीग वाले में भी थे, और तो क्रेडिबिलिटी है तो वो बैठे हुए हैं ना। और ये खुद नहीं आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नाम मांगे थे तमाम इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जानता होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, दे मस्ट बी नोइंग आप सो मेनी पीपल के सबसे बेस्ट कौन है, बेस्ट भिजवा। अच्छा, फिर उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई किया। अच्छा इफ्तिखार चौधरी साहब, एक और एतराज जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रहा है वो ये कि जीआईटी का जो रवैया है, जो गवाहान जो है वो उन्होंने एतराज़ात किए, तारिक शफी साहब ने, हुसैन नवाज ने, नेशनल बैंक के जो सरबराह हैं वो गए। क्या गवाहों के एतराज़ात की जीआईटी के रवैये के हवाले से तफ्तीश में और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो उनके एतराज़ात यही पेश होते हैं, क्या कोई अहमियत होती है? बिल्कुल नहीं होती। आप ये देखें ना, ये कौन लोग, पहले सबसे ये बात देखनी पड़ेगी ये इनका इंटरेस्ट क्या है। वो जो तारिक शफी साहब हैं वो कौन है, उसके बाद आप वो जो चेयरमैन प्रेसिडेंट है नेशनल बैंक के, उनका आप देखेंगे, और फिर आप दूसरे किसका नाम है, एससीपी वालों, एससीपी का आप देखेंगे, उनका इंटरेस्ट क्या है। ये इस किस्म के ऑब्जेक्शन जो होते हैं, ये ऑब्जेक्शंस कहलाते हैं मोटिवेटेड, ताकि बाहर आकर, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हर मुल्ज़िम जो 164 का स्टेटमेंट देकर आता है और कहता है कि जी मैंने तो कत्ल किया है, अभी तक जो है ना वो जेल के दरवाजे पर पहुंचा नहीं होता, कहता है मैं तो जी इसको मुनर्रफ हो गया हूं। ये एक रवायत है और मोटिवेटेड होता है। देखें ऐसी कोई अगर बात हो जाए तो वो तो फिर कम से कम इनकी क्रेडिबिलिटी सबकी एट स्टेक चले जाएगी। और अब आप देखो ना उनकी साहिबजादी मरियम बीबी वो भी तो पेश होकर आई हैं, नवाज शरीफ साहब भी आए। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी मैंने क्वेश्चन उनसे ये पूछा कि बताएं कि मेरे खिलाफ चार्ज क्या है। अब ये तो नहीं उसने कहा कि मेरे साथ कोई मिसबिहेव किया या मुझे ये किया या मुझे करना भी नहीं चाहिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम। और उसके बाद आप देखें जब ये सारी स्टोरीज चल रही थी, चंद लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट, ये जितनी रोजाना वहां पर स्पीच होती है रोज एक, उसके बाद आप देखें फलां साहब, इनका वेस्टेड इंटरेस्ट। तो ये मोटिवेटेड आप कह रहे हैं ये सारे के सारा, तो इन एतराज़ात की सुप्रीम कोर्ट के सामने उस तरह से अहमियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुनेगी जरूर, मैं तो ये नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज ओपन टू कन्विक्शन। सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और खुले जहन के साथ सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट का यही कुछ होता है, और उसके बाद अपना डिसीजन देगी। जाते जाते अभी तक इस केस में जो चीजें सामने आई हैं, अब क्योंकि वज़ीर आज़म की अहलियत नाअहली का मामला है, 2 जजेस उस हवाले से पहले कह चुके हैं, क्या आपको लगता है
कि किस रुख जो है ये केस क्या नहीं, मेरा तो प्रेमा है? फेशी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है या ना है? मैं तो फेशी कंसिडर्ड ओपिनियन मेरा कि क्योंकि इन्होंने कोई अपनी प्रॉपर डिफेंस नहीं ली और ना ही सुप्रीम कोर्ट के सामने और यहाँ पर एविडेंस नहीं हुआ, इसलिए वो जो 2 जजेस का फैसला है वो बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। और मुझे उम्मीद है कि इन तीनों का भी जो फैसला होगा बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द JIT वो भी यही होगा कि डिस्क्वालीफाई। तो आप वज़ीर आज़म को नाअहल देख रहे हैं? ये तो जाहिर मतलब आपको जो है ना सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं, 2 जजेस का फैसला नहीं आपके सामने और उसके बाद एक जज का मैंने इजाजुल एहसन साहब की आपको बता दी। तो इसी तरह आप अजमत सईद साहब की ऑब्जर्वेशन पढ़ते जाएं। जब आपके सामने सारा मटेरियल होगा तो आप अगर थोड़ी बहुत भी बंदे को समझ हो तो किस तरफ लीड करेगा? यही लीड करना है ना इसने जाकर, इधर ये तो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। और ये देखें, मेरी बात सुने, ये मुल्क में रूल ऑफ लॉ की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होने जा रही है और ये अभी से नहीं हो रही है, ये उस दिन से हुई थी जब इस मुल्क में 9 मार्च आया था। कोई किसी की बात नहीं मानता है जो कि इलीगल हो, और ये क्रेडिट सिर्फ किसको जाएगा? इस कौम को जाएगा। ठीक है, इफ्तिखार चौधरी साहब बहुत थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम, थैंक यू।